हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस यूनिट की दो डिवीजन्स हैं, एक है रियल नंबर्स और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स को भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेसिकली मैथ तो है ही नंबर्स पे डिपेंडेंट, मैथ की बेसिक्स ही नंबर्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथ में किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, मेनली रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल वाला पार्ट, देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स हैं क्या। ठीक है, तो मेनली हमने क्या आज पढ़ना है, हमारा टॉपिक ही अब रियल नंबर्स पे है। ठीक है, अब रियल नंबर्स हैं क्या, इन्हें जानने के लिए हमें कुछ नंबर्स को पहले स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास जो पहला सेट ऑफ नंबर्स आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हम अपनी प्ले से नंबर्स पढ़ते आए 1 2 3 4, ये हम काउंटिंग याद की हमने। इस काउंटिंग को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होता है वो पॉजिटिव इन नंबर्स का सेट होता है। कौन से नंबर्स होते हैं इसमें? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं 8 क्लास तक। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर्स के सेट में मैं ज़ीरो ऐड कर दूं तो वो जो मेरे पास सेट आता है वो आता है होल नंबर्स का सेट। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसमें ज़ीरो ऐड करना। तो होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऐड होएगा। ठीक है, सो ऑन का मतलब है कि ये चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इनके अंदर आ जाएंगे, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब जो थर्ड हमारे पास आता है वो आता है इंटीजर्स। इसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को डिस्कस किया, इसमें हमने पॉजिटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो को डिस्कस किया। जो इंटीजर्स होते हैं इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इसमें ज़ीरो भी होता है, और इसमें जो ऐड हो रही है चीज़ वो है नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो तीनों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, कैपिटल जी से। इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, इसमें ज़ीरो भी होगा, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, मतलब कि ये सारे नेगेटिव नंबर्स चल रहे हैं ज़ीरो, और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स मेरे पास चल रहे हैं। तो हमने तीन तरह की चीज़ें देख ली, तीन तरह के नंबर्स देख लिए। अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। इसकी बात करेंगे अब हम, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रैशनल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे p और q क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं, और q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। p नेगेटिव, ज़ीरो पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। q ज़ीरो नहीं हो सकता। और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस नंबर को हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा नंबर है, वो हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और इसका एक हम सेट बना देते हैं। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हैं, P बाई Q सच डैट P Q
बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो बातें मैंने आपको ये पूरी ऊपर बाय वर्ड्स बताई, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये मैथ की ज़ुबान है। ये क्या कह रहा है, q इज अ सेट ऑफ p by q numbers such that pq belongs to integers and q is not equal to 0। ये मैथ की ज़ुबान में हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया। अब हम चलते हैं, दूसरा हमारे पास है इरेशनल नंबर्स। ठीक है जी। अब इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं ऐसे नंबर्स को? हम इरेशनल नंबर्स। तो इसको बाय मैथ की ज़ुबान लिख लेते हैं q प्राइम, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस लाने के लिए कि ये रैशनल इरेशनल हमने इस पर प्राइम लगा दिया। वो कहते हैं एक सेट है इरेशनल नंबर्स, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं कि हमारे पास सच डैट कि वो वैल्यू जो हो वो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जाए। एक ऐसी वैल्यू जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जाए। और यहाँ पे क्या है, p q दोनों इंटीजर्स हों एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि x इरेशनल नंबर जो है वो x है, जनरली वो बात कर रहा है। वो कह रहा है एक ऐसी वैल्यू जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, और p बाई क्यू भी उसने बता दिया कि ये क्या है। इरेशनल नंबर्स की अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि मेरे पास सबसे पहली एग्जांपल आती है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 क्यों नहीं है? तो ये बात माइंड में रख लें कि हमारे पास इससे बच्चे, अच्छा एक चीज़ ये कि इससे बच्चे स्क्वायर रूट्स भी पढ़ते हैं और अंडर रूट भी पढ़ते हैं, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं। स्क्वायर रूट को ही अंडर रूट कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें स्क्वायर रूट 4 क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब कि उन नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है जिनका हमारे पास स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे लिखती स्क्वायर रूट 4, ठीक है, तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता 2, ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो इसलिए हमारे पास वो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स जो इटसेल्फ स्क्वायर बन जाए, जिनकी फॉर्म स्क्वायर में आ जाए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं होते। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 नहीं आया। तो आगे हमारे पास एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल वो है पाई। तो जी पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल भी होता है ई, ये भी क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इन दोनों को हम अच्छे से आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। और अब हमने बात की थी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप कहेंगे कि रैशनल इरेशनल डिस्कस कर लिए, रियल नंबर्स तो फिर नहीं डिस्कस किए। तो जी रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिल के जो सेट बनाते हैं उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिख देती हूँ कि मेरे पास रैशनल नंबर्स यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड हो जाना, ये आपने पढ़ा होगा। यूनियन इरेशनल नंबर्स मिलके जो सेट बनाते हैं वो है मेरे पास रियल नंबर्स। ये डिनोट करता है रियल नंबर्स को, ठीक है। रैशनल नंबर्स का सेट, इरेशनल नंबर्स का सेट, दोनों का यूनियन बना मेरे पास रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। और जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। कोई नंबर ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि रैशनल नंबर्स कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर्स कभी भी रैशनल्स नहीं हो सकते। चलें, अब हम लोगों ने एक प्रॉपर वे से इन नंबर्स को डिस्कस किया। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी, अब मैंने आपको साथ साथ बताया कि पॉजिटिव नंबर था, ज़ीरो ऐड के होल नंबर बन गया, और नेगेटिव्स ऐड के इंटीजर्स बन गए, ठीक है। इसका मतलब कि इनमें कुछ ना कुछ हमारे पास कंडीशन भी होगी। तो उसको हम मैथमेटिक्स की ज़ुबान में अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ एक पॉइंट में, वो पॉइंट में बस क्या बनेगा कि नेचुरल नंबर्स किसके
अंदर एग्जिस्ट करते हैं, होल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स किसके अंदर से किसके अंदर जाते हैं? इंटीजर्स के अंदर। यही बात हमने की है ना कि भाई नेचुरल्स होल के अंदर आ जाते हैं, होल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, फिर होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर चले जाते हैं और इंटीजर्स में भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इसी तरह इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। फिर मैंने दूसरी बात कही कि रैशनल कभी इरेशनल नहीं होता और इरेशनल कभी रैशनल नहीं होता। इसका मतलब रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या है मेरे पास? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब है डिफरेंट, एक जैसे नहीं है वो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास तीसरी बात मैंने कही कि हर स्क्वायर रूट वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है? पी को भी एक नंबर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा। अब पी का मैं बोलूँ क्या होना लाजमी है? आपने प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर जिसमें 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे नंबर्स आते हैं। तो जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ यहाँ पे पी को भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स होते हैं ना वो हमेशा इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11 ये सारे क्या हैं? ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद क्या हो? फाइनाइट हो, मतलब कि पॉइंट के बाद क्या आ जाए? फाइनाइट वैल्यू दें। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग जो क्या हो? इनफाइनाइट। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो रिकरिंग क्या है? जो रिपीट हो रहे हो, और नॉन रिकरिंग जो नॉन रिपीटेड हो। ठीक है, अब हमने ये नंबर्स को क्यों पढ़ा? ताकि हम इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को देख सकें इन नंबर्स के थ्रू। अब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इरेशनल है या रैशनल? ये तो हमने मेनली डेफिनेशन देख ली, लेकिन एक्चुअल में हमें इन चीज़ों से पता चलता है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम रैशनल इरेशनल को डिफाइन करें, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, आगे डेसिमल्स लिख लीजिएगा, और दूसरा हमारे पास रिकरिंग भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह इरेशनल्स वो होते हैं, एक मिनट, जो नॉन टर्मिनेटिंग और ये 1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, नॉन रिकरिंग। एक्सरसाइज 2.1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल। तो हम लोगों ने इसको बस वही देखना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन कौन से हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन कौन से नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास रैशनल्स हैं और कौन कौन से इरेशनल्स हैं। तो जी हमारे पास 3 क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है।
मैंने पीछे आपको एक नोट में लिखवाया कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इरेशनल नंबर, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी। फिर है 1/6, और हमने पीछे कहा कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 हो। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। पाई अभी हम देख के आए एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताई कि पाई क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो पाई क्या है जी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए पाई का तो, ठीक है। चलिए अब है 15/2। अब ये भी p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये n फॉर नंबर्स। चलिए अब है 7.25, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट में ना डेसिमल में हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट के नीचे 1 लगता है और पॉइंट के ऊपर जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने जीरोज आते हैं। तो पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू थी 2, तो नीचे 2 जीरोज आ गए। अब ये भी मैंने p/q की फॉर्म में लिख लिया, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। देन हमारे पास है स्क्वायर रूट 29। अब स्क्वायर रूट 29 क्या है हमारे पास, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर। 29 प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में लिख लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल होता है पॉइंट वाली वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका डिवीजन ले लेंगे। ऊपर वाली अंदर आती है, नीचे वाली बाहर आती है। ये छोटी वैल्यू है अंदर और बाहर बड़ी वैल्यू है, तो डिवाइड तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको याद हो तो हम ऊपर पॉइंट ले लेते थे, 0 पॉइंट। इससे क्या होता था कि हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। अब ये वैल्यू बड़ी वैल्यू हो गई और अब 25 इसको डिवाइड कर सकता है, तो 25 डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग ने मैक्सिमम देखना है कि 25 की क्या वैल्यू से करीब करीब आए, या अगर यही आ जाए तो बेस्ट है, छोटी या यही आ सकती है, ठीक है। तो 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 3 द 75, 25 4 द 100, ठीक है, काफ़ी छोटी है। 25 5 द 125, 25 6 द 150, ठीक है, 6 द 150 आ गया। 25 7 द 175। अब 7 पे बड़ी आ रही है तो हम 6 पे करेंगे। 25 6 द 150, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 20 आ जाएगा। अब फिर ये छोटी है ये बड़ी है, तो चूंकि मैंने एक बार ही पॉइंट ले लिया था तो मैं बार बार जहाँ जहाँ मुझे 0 चाहिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। अब 25 6 द 150 था, 25 7 द 175, 25 8 द 200, तो पूरा पूरा आ रहा है, तो 25 8 द 200 मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या आई, 0.68, ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 कर लेते हैं। फोर 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20। अब 20 तो बड़ा है 19 से, तो 4 4 द 16 पे हमने इसको डिवाइड किया, नीचे आ गया 3। अब 3 जो है वो छोटा है, 4 बड़ा है, तो हम अगेन वही काम करेंगे, हम पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगाया तो मैं 0 लगा सकती हूँ। अब 4 4 द 16 था, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 4 7 द 28, 4 8 द
32। अब फिर बड़ी वैल्यू हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम 47 पे ही रुक जाएंगे। 4 7 द 28, फिर आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ से 1 कैरी किया 10 और ये 2 आ गया। ठीक है, तो अब 2 आया, अगेन मैंने पॉइंट लिया हुआ था, मैं 0 लगा सकती हूँ। 4 5 था मेरे पास 20 आता है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड कर गया। ठीक है, टेबल्स आपको आने चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। तो मेरे पास इसकी फ्रैक्शन क्या आई, 19/4 की 4.75। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। ठीक है, अब मुझे 8 पे इसको डिवाइड करना है। 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 8 5 द 40, 8 6 द 48, 8 7 द 56, 8 8 द 64। अब 64 तो बड़ा है, इसका मतलब मुझे 8 7 पे आना पड़ेगा। 8 7 द 56, तो मैं इसको 7 पे डिवाइड कर दूँ। 56, 7 में से 6 निकाला 1। अब 1 तो बहुत छोटा है, 8 तो बड़ा है, तो मुझे फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, 0। अब 8 1 द 8, 8 2 द 16, तो 1 पे छोटी आ रही है, 8 1 द 8। फिर मेरे पास कितना आया, 2 आया, अगेन छोटा है, मुझे 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगा लिया। 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24। अब 3 पे तो 24 है, मतलब कि बड़ी वैल्यू है, तो मुझे 8 2 द 16 पे इसको रोकना पड़ेगा। देन 1 कैरी 4 आ गया। अब 4 फिर छोटा है, मैं 0 लगा लूँगी। ठीक है, अब अगेन हम टेबल पढ़ लेते हैं 8 का। 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 8 5 द 40। अब 40 तो पूरा पूरा है, तो मतलब कि 8 5 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 7.125। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इन वही डिवीजन कर ली, बस आ गया। अगेन मुझे क्या काम करना है, मुझे इसको डिवाइड करना है, और आपको पता है कि हम डिवीजन में क्या काम करते हैं, हम सिंपली 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, और इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, पहले मैं इसको करूँगी। 18 1 द 18, 20 से छोटी यही है, तो 18 1 द 18 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास 1 कैरी ये आ जाएगा 2, और ये 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 25 फिर बड़ी है, मैं डिवाइड कर सकती हूँ। 18 1 द 18, 18 2 द जो मेरे पास होगा वो 36 आएगा, और 36 तो बड़ा है, इसका मतलब 18 1 द पे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 कैरी 15, 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब 7 छोटा है, 18 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा लेंगे, इधर आ गया 0। अब इसको डिवाइड करना है 18 पे। ठीक है, तो हमारे पास 18 1 द 18, 18 2 द 36, तो 36 तो बहुत छोटी वैल्यू है। फिर हम चलेंगे आगे, 18 3 द 54, और 18 4 द हमारे पास होता है 72। अब 72 तो बड़ी है और 54 छोटी है, तो हम छोटी वाली पे करते हैं काम। तो मैंने क्या किया, 18 3 द 54 मेरे पास आ गया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले यहाँ से 1 निकाला, पहले इधर 1 कैरी किया, तो अगर 10 - 4 6, इधर 1, इधर 6 बच गया था मेरे पास, 6 - 5 1। ठीक है, 16 18, फिर ये छोटा है, 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब ये अगेन आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको या तो कैलकुलेटर से कर लें, यहाँ पे रफली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये 18 की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 18 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे ना आप, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 144। ठीक है, क्योंकि 18 को अगर मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊँ तो 162 आता है, जो कि बड़ा है, इसलिए मैंने इसको 8 पे ही रोक लिया। चलें, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 इधर कैरी हुआ, 10 - 4 6, इधर बच गया 5, 5 - 4 1, तो ये फिर से अगेन 16 आ गया।
तो मैंने अगेन वही काम किया, मैंने क्या किया, मैंने इस पर 0 लगा दिया क्योंकि मैंने पॉइंट लिया हुआ था। फिर दोबारा 8 पे डिवाइड किया, अगेन 144 आया, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब कि ये चली जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करके इसकी फ्रैक्शन लिख लूँगी 11.388। ठीक है, चलें आगे इसको 100 ऑन का निशान लगा लें या कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसे 100 ऑन कर लें। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अंदर छोटी वैल्यू है तो मैं पॉइंट लगाऊंगी। अब अगर पॉइंट से पहले कोई वैल्यू हो तो वेल एंड गुड, तो अगर पॉइंट से वैल्यू कोई नहीं है तो वो 0 होती है। ठीक है, मैंने पॉइंट लगा लिया तो मैं यहाँ भी 0 लगा सकती हूँ। अब 8 का टेबल तो आसानी से हर बच्चे को आता है। ठीक है, अब अगर बड़े टेबल्स आते तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, वरना 8 का टेबल तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि 8 6 था होता है 48। यहाँ से 1 कैरी किया, ये आ गया 2। ठीक है, अगेन छोटी वैल्यू है, मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 0 लगा लिया पॉइंट की वजह से। 8 2 द 16, अगेन आ गया 4 के साथ पॉइंट के थ्रू 0 लगा दिया। 8 5 द 40, तो इसकी मेरे पास फ्रैक्शन आई है 0.625। ठीक है, तो बस लास्ट पार्ट नंबर 6, इसकी फ्रैक्शन कर लेते हैं। अब अंदर छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट के थ्रू मैंने इस पर क्या लगा लिया, 0 लगा लिया। अब मुझे देखना है कि मैं इसको किस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ। 250 है, तो अगर हम 38 को, इसको ना बड़ी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर के थ्रू ही करेंगे, अगर आप करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब मैं इसको करती हूँ तो 38 6 टाइम्स मेरे पास इस वैल्यू से छोटी वैल्यू आती है। अगर मैं इसको करती हूँ 7 टाइम्स पे तो मेरे पास आता है 266, जबकि मैं 6 टाइम्स पे करूँ तो मेरे पास आता है 228। तो मैं क्या करूँगी, मैं छोटी वैल्यू लेंगे 228, वो किस पे आ रहा है मेरे पास 6 पे आ रहा है। ठीक है, देन हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 इधर कैरी आएगा, 10 में से 2 8 निकाले 2, 4 में से 2 2, तो मेरे पास क्या आ गया 28। अब अगेन छोटी वैल्यू है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साथ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 228 6 पे आ रहा था, इसका मतलब मुझे 228 से छोटी चाहिए, तो वो किस पे मिलेगी मुझे 5 पे। तो मैंने 38 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आता है 190। ठीक है, अगेन मैंने क्या किया, मैंने इनकी क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ से मेरे पास 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 कैरी लिया, 12 माइनस 9 3, तो मेरे पास क्या आ गया 30। अब 30 भी 38 से छोटा है, तो मैं अगेन क्या करूँगी, मैं 0 लगा लूँगी। ठीक है, अब जो 38 है वो 7 टाइम्स हमारे पास आ रहा था 266, तो 7 टाइम्स पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब देन इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 कैरी, इसको 1 कैरी की 9 बच गया, 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 6 निकाले 3। ठीक है, फिर अगेन ये छोटा है तो मैं फिर साथ क्या लगा लूँगी, मैं 0 लगा लूँगी, और अब मेरे पास 340 है। ठीक है, तो 38 8 का मेरे पास होता है 304। ठीक है, अगेन इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से 1 कैरी गया, 10 में से 4 निकाला 6, 3 में से 0 निकाला 3, तो 36 आ गया। अब 36 अगेन छोटा है, मुझे 0 लगाना पड़ेगा साथ, तो मैंने क्या किया 0 लगा दिया। अब मैं चेक करती हूँ कि 360 मेरे पास क्या आता है या नहीं आता। तो मैंने जब 38 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आता है 342। ठीक है, क्या आता है 342। अब 342 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 इधर कैरी है, 10 में से 2 निकाला 8, 5 में से 4 निकाला, अगेन सॉल्वेबल नहीं हो रहा, चली जा रही वैल्यू, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे।
38, बिकॉज ये स्टॉप हो ही नहीं रहा, ये चल ही जा रहा है। मैं मैक्सिमम वैल्यू तक गई हूँ 36, ठीक है। अब 36 से बड़ी आनी चाहिए थी, जबकि वो छोटी आ गई है। इसका मतलब कि ये सवाल सोल्व होगा, लेकिन ये चली जाएगा। सोल्व तो हो रहा है लेकिन ये चलता ही जा रहा है। अगर मेरे पास होता ना, देखिए यहाँ पे है 22, 30, 34, 36, तो मैं सॉल्व कर रही थी कि मुझे उम्मीद थी कि ये 38 को तक जाएगा या 38 से ऊपर जाएगा, लेकिन ये 36 से 18 पे आ गया। इसका मतलब ये दोबारा कम होने लग गई है वैल्यू, तो ये मेरे पास चलता ही जा रहा है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर लिया। अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।